हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल, सब बढ़िया। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं बच्चों, वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। वो किसके ऊपर बातें करेंगे? कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। अब बच्चा सब पूछेगा, सर वेक्टर पढ़ाते पढ़ाते आप कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ, मतलब मैथमेटिक्स की तरफ चल गए, ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए बच्चों, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि ये फिजिक्स जो अभी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक मैथमेटिकल टूल्स ना। वेक्टर भी मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। तो ये हम लोग बातों को आज हम लोग जानेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। इस बात को बच्चों आप लोगों ने 9th-10th क्लासेस में सीखा हुआ है, ऐसा नहीं है। इस बातों को आप लोगों ने 9th-10th क्लासेस में जाना है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बातों को हम लोग रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बातों को बच्चों हम लोग सीखते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और ये आपका ब्यूटीफुल सा चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों कोऑर्डिनेट सिस्टम कब होता है, कब कहलाएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम? बच्चों जब तीन लाइन, क्या बोला मैंने? जब तीन लाइन एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे? तीन लाइन जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे बच्चों ना, तो ये क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेट सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। हर एक एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ना। ये देखो वाई एक्सिस। अब बातें हुई कि तीन लाइन एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुआ ना। अब इस तीन लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने के कारण इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया बच्चों? कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल दिया। कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल दिया। अब बच्चों हर एक लाइन का नाम तो अपना अपना होगा। अब इस लाइन का नाम मान लो बोल दिया गया होगा राम, इस लाइन का नाम मोहन, सोहन। तो ये नाम है और एक बचपन से एक चली आ रही है प्रथा, पारंपरिक प्रथा क्या है कि इस लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस ही बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग वाई एक्सिस ही बोलते हैं, और इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? जेड एक्सिस ही बोलते हैं। ये एक परंपरा चली आ रही है। कहां से? मतलब अनंत कालों से चली आ रही है। पता नहीं कौन साइंटिस्ट इसका नाम एक्स दिया, कोई दिया होगा। अब जब जो बातें चली आ रही हैं सो चली आ रही हैं ना। अब इसमें ये कोई तुल कमान नहीं है कि इसका नाम हम लोग एक्स ही क्यों बोलेंगे, इसका नाम हम वाई ही क्यों बोलेंगे, इसका नाम जेड ही क्यों बोलेंगे। किसी का नाम हम लोग एक्स वाई जेड किसी को भी बोल सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत किसी प्रकार का नहीं है। अरे लाइन है, उनकी नाम कुछ भी रख लो ना। इसका मन करे राम रख लो, मोहन रख लो, सोहन रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक परंपरा है और उस परंपरा के अनुसार इन लाइन्स का नामकरण कर दिया गया है। अब बच्चों हम फिगर में भी हम इस तरह से भी दिखा देते हैं, 3 पेन्स को करके, 3 पेन्स को करके। ये देखो बच्चों, ये 3 पेन है हमारे पास, और ये 3 पेन एक दूसरे के साथ क्या हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बस यही ढंग से, बस इसी ढंग से अगर 3 लाइन एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे ना, तो वो क्या फॉर्म करेंगे बच्चों? कोऑर्डिनेट सिस्टम का। मतलब ये भी अभी क्या फॉर्मेशन कर रहा था? कोऑर्डिनेट सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहा था। अगर तुम जरा ध्यान से देखोगे तो ये तीनों लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, एक ही पॉइंट पर आके क्या कर रहे हैं? मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं ना। अब बच्चों अगर हम लोग बातें करें, अब बातें करें कि अब जरा बातें करनी भी जरूरी है। अब बातें क्या करेंगे कि जैसे मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, तो इस एक्स एक्सिस एक डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस एक डायरेक्शन में है, और जेड एक्सिस एक डायरेक्शन में है। और जब कभी भी कोई लाइन, हर एक लाइन की दिशाएं हैं ना, और हर एक दिशा को रिप्रेजेंट करने का एक पार्ट बताया गया था, उसका नाम क्या था? यूनिट वेक्टर। हर एक एक्सिस का अपना अपना क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। हर एक दिशा का क्या होता है? एक अपना यूनिट वेक्टर होता है। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा था, क्योंकि हमारे पास यूनिट वेक्टर कितने होते हैं? एक दिशा होगी तो एक दिशा के लिए एक ही यूनिट वेक्टर। अगर अनंत दिशाएं होंगी तो अनंत दिशाओं के लिए बाबू अनंत यूनिट वेक्टर, अनगिनत यूनिट वेक्टर, इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर। तो इस एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होगा बाबू वो आई कैप कहलाएगा, जे वाई एक्सिस का जे कैप, और जेड एक्सिस का कौन सा? के कैप। इसी तरह से बाबू एक्स एक्सिस के उल्टा माइनस एक्स एक्सिस होता है ना, और इसका जो होगा वो माइनस आई कैप, इसका जो होगा माइनस जे कैप, और इसका जो होगा माइनस के कैप। बस यही याद रखेंगे। और ये माइनस ये क्यों आ रहा है? तो बस
एक दिशा को अगर हम लोगों ने बाबू पॉजिटिव बोला, एक दिशा को अगर हम लोगों ने पॉजिटिव बोला तो उसके अपोजिट दिशा को हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव। बस यही बात है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब लेकिन मेन मुद्दा हम लोगों का है बच्चों रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के ऊपर जानना। किसके ऊपर? रिजोल्यूशन। मेन मुद्दा हमारा क्या है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के ऊपर जानना। लेकिन उससे थोड़ा सा पहले कुछ संकेत हैं बच्चों, कुछ सिंबल्स हैं बच्चों, उनको हम लोग फिजिक्स में धड़ल्ले से यूज करते, एकदम नॉर्मली इसी तरह यूज कर लेते, तो उनको भी थोड़ा सा एक स्टार करके हम लोग लिख लेते हैं ना। मान लो कहीं कहीं बाबू फिजिक्स में इस तरह से डॉट नामक डॉट आ गया, इसको क्या पढ़ते हैं? डॉट पढ़ते हैं ना। तो इसको बोलेंगे बाबू परपेंडिकुलर टू द प्लेन, perpendicular to the plane and coming out outwards or towards the viewer, ये बार बार ये सिंबल आपको मिलेगी बच्चों ना। एक और सिंबल है क्रॉस ना, ये भी क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, perpendicular to the plane and going into it and या फिर और लिख लो, और away from the viewer, तो बच्चों ये दो सिंबल्स आप लोगों को बहुत धड़ल्ले से, एक डॉट और एक क्रॉस, और ये दो फिगर्स आप लोगों को बहुत धड़ल्ले से यूज होगा। जैसे कमिंग आउट, कोई भी चीज तुमको जब कभी भी तुमको बाहर तुम्हारे तरफ आता हुआ दिखेगा, जब कभी भी कोई चीज प्लेन से, ये प्लेन है हमारा, और इस प्लेन से तुमको बाहर आते हुए कोई चीज दिखेगा तो उसको बाबू डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई बच्चा तुम्हारे से दूर होता हुआ प्लेन के अंदर धंसता हुआ दिखेगा ना, तो उस सिंबल को किससे डिनोट करोगे बच्चों? क्रॉस से। समझ में आ गया होगा? आगे बातें बढ़ते हैं। ये सिंबल है, बस इस सिंबल को याद रखना है, फिजिक्स में हमारे यूज होंगी। अब बच्चों हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, मेन जो मुद्दा है हमारा आज की क्लास का, वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के ऊपर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिस पे आज हम लोग बातें करने जा रहे हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के ऊपर। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, थोड़ा सा तुम लोग तो जानते ही हो, थोड़ा सा लिखना भी जरूरी होता है, तो आओ लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? थोड़ा फाइंडिंग द components of vector along different direction is said to resolution of vector, or we say resolve the vector, or we say resolve the vector। बस ना, कहता क्या है, जब कभी भी बच्चों हम लोग डिफरेंट डायरेक्शन में, क्या बोला अलग अलग दिशाओं में बच्चों, जब कभी भी अलग अलग दिशाओं में हम लोग किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकाल लेते। कंपोनेंट कल ही बताए थे पिछले क्लास में कि कंपोनेंट का मतलब होता है असर, इफेक्ट, प्रभाव। अगर हम लोग किसी वेक्टर का कंपोनेंट सिर्फ निकाल लें डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में, तो तुरंत हम लोग बोलेंगे उसी दौरान कि हम लोगों ने वेक्टर को क्या कर लिया, रिजॉल्व कर लिया, या फिर तोड़ दिया, या फिर उसी को बोलेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। समझ में आ गया ना? अब हम लोग को क्या है कि ऑल्सो, थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके लिख लेंगे, ऑल्सो भी हम समझेंगे, आराम से समझेंगे। ऑल्सो वी यूजुअली रिजॉल्व द वेक्टर
resolve the vector along mutually perpendicular direction so that if we needed this rectangular components together we may replace the vector. We may replace the vector. फुल स्टॉप देके लिखेंगे थोड़ा सा और. also if two rectangular component if two rectangular component are coplanar, two rectangular component ऊपर से मिटा देते. rectangular components are coplanar with the vector they added up to give the vector itself, and hence they replace the vector, replace the vector. कितना बढ़िया बात बोलता है बच्चों. जब कभी भी किसी वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व करेंगे, तोड़ेंगे. क्या बोले? जब कभी भी किसी वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व करेंगे, तोड़ेंगे बच्चों ना. तो तोड़ने के दौरान हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि हम लोग क्या करें, वेक्टर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़े. किस दिशा में तोड़े? म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिशा में तोड़े. और जैसे ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिशा में तोड़ेंगे बच्चों ना, वह कल ही बताए थे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में. क्या बताए थे? जैसे ही वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिशा में टूटेगा, वह दोनों कंपोनेंट वेक्टर को क्या करेगा? हटा सकता है, हटा देगा. हटा सकता ही नहीं, हटा देगा. और वह वेक्टर, अकेला वह वेक्टर उन दोनों को हटा देगा जब कभी भी हम उन दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. क्या कर देंगे बच्चों? ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे. समझ में आया? आओ हम लोग बातों को जानते हैं. एक सेकंड में जान जाते हैं कैसे हो रहा है. जरा ध्यान से देखोगे तो सीख जाओगे. बहुत ही सरल है ना. अब जरा देखो बच्चों, ये वाई एक्सिस है हमारा और ये अपना क्या है? एक्स एक्सिस है. ये मान लो अपना वेक्टर ए है. ये क्या है? अपना वेक्टर ए है जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनाता है बच्चों? बोलो. थीटा एंगल बनाता है. अब ये वेक्टर को हमको क्या करना है? रिजॉल्व करना है, तोड़ना है. हमने बोला है किसी वेक्टर का टेल से यहाँ ओरिजिन को क्या जोड़ो? टेल को क्या कर देंगे? ओरिजिन से जोड़ देंगे. अगर किसी वेक्टर को हमें रिजॉल्व करना है, ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये अपना वाई एक्सिस हो गया. वेक्टर को लाके यहाँ पे रख दिया हमने, बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बदले हुए थोड़ा छोटा कर देते हैं ना. ये एंगल थीटा. अब हमने कल ही बोला था बच्चों ना कि वेक्टर का कंपोनेंट कितना होता है. पिछले क्लास में हमने बोला था, तो कंपोनेंट तुम लोगों ने बताया था बाबू, ए कॉस थीटा होता है. ये पूरा कितना है? तो बोलोगे सर 90. तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाला क्या होगा? ए कॉस 90 माइनस थीटा. अरे होगा कि नहीं होगा? ए कॉस 90 माइनस थीटा. थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं, ए कॉस 90 माइनस थीटा. अब देखो बाबू, वेक्टर्स क्या हो गया? रिजॉल्व हो गया. जैसे ही हमने वेक्टर को क्या किया? उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ा. बस कुछ नहीं, रिजोल्यूशन कुछ भी नहीं है. रिजोल्यूशन बहुत ही आसान चीज है. सिर्फ वेक्टर के कंपोनेंट को निकाल दोगे, उसके असर, उसके प्रभाव को निकाल दोगे, तो बच्चों वेक्टर क्या होता है?
टूट जाता है, रिजॉल्व हो जाता है। बस वेक्टर क्या होता है, रिजॉल्व हो जाता है, टूट जाता है। अब वेक्टर टूट गया तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या होगा बताओ, ए कॉस थीटा, और इस दिशा का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, लिख देंगे आई कैप, अब प्लस ए कॉस 90 माइनस थीटा, इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप। बस हो गया, बस काम खत्म। बस आई कैप और जे कैप लगा देंगे और क्या होगा, ए कॉस थीटा आई कैप कॉस 90। एक बार हम रिकॉल फिर से ASTC रूल पढ़ा चुके हैं क्लास में बाबू, तो पिछले लेक्चर वीडियोज में जाके देख लेना प्लेलिस्ट में। 1 इंटू 90 है, 1 इवन है या ऑड है, बोलोगे सर 1 ऑड है, ऑड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदल जाता है, कॉस किस में बदल जाता है, साइन में, मतलब ए साइन थीटा, 90 में से कुछ घटा तो प्लस का प्लस रहेगा ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और जे कैप हो गया, वेक्टर रिजॉल्व हो गया। कितना आसान था ना, सिर्फ वेक्टर के कंपोनेंट्स को अगर हम लोगों ने तोड़ लिया तो वेक्टर क्या होता है, वो निकल जाता है, वेक्टर रिजॉल्व हो जाता है। इसी को कहते हैं बच्चों रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कितना आसान था। एक और क्वेश्चन दे, बहुत ही छोटी सी क्वेश्चन एक क्वेश्चन आओ करते हैं, एक क्वेश्चन आओ बच्चों करते हैं। ये मान लो हमारी अपनी वेक्टर ए है ना, और ये एंगल अल्फा बनाया हुआ है यहाँ से, ये अपनी वही वाई एक्सिस और ये अपनी एक्स एक्सिस ना, और अगर हमको इस वेक्टर को तोड़ना है तो बाबू क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे बता दो, तो इसका इधर के तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ए कॉस अल्फा, और ये पूरा 90, तो ये वाला कितना हो जाएगा, हाँ आप डायरेक्ट लिख भी सकते हो ये साइन अल्फा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वेक्टर रिजॉल्व हो ही गया, टूट गया, आप तो लिख लो, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन अल्फा माइनस आई कैप, आप प्लस क्या होगा, इधर के दिशा को क्या कहते हैं, इधर के यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप, अभी बताए हैं कुछ देर पहले, देखो कितना यूज आया ना, और इधर कितना आ जाएगा बच्चों, ए कॉस अल्फा माइनस जे कैप, हो गया, ये हो गया माइनस ए साइन अल्फा आई कैप, अब प्लस सॉरी माइनस इधर आ जाएगा ए कॉस अल्फा जे कैप। कितना आसान था, समझे ना, तो यहाँ तक बातें हो गई ना। एक आधा क्वेश्चन कर लिया जाए जो वर्ड प्रॉब्लम्स के टाइप के होते हैं ना, आ जाओ बच्चों देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ना, विंड इज ब्लोइंग, क्वेश्चन पूछेगा कि विंड इज ब्लोइंग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, बोलता है विंड इज ब्लोइंग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, with speed 10 meter per second, considering east to be positive, कहता है east to be positive x axis direction and north to be east to and north to be positive y axis डायरेक्शन, बस बोल दिया ना। तो एक्सप्रेस द वेलोसिटी ऑफ विंड इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म, बस सिंपल सा बात है ना। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में हमको क्या करना है बच्चों, निकालना है। बोलता है क्या कि विंड जो है, हवा जो है, जो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ की दिशा में बह रही थी ना, कितने की स्पीड से बच्चों, 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ना। अब बोलता है क्या कि ईस्ट दिशा, जो ईस्ट दिशा है उस दिशा को आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की दिशा मानो ना, और वाई एक्सिस को क्या मानो, सॉरी नॉर्थ को क्या मानो, पॉजिटिव वाई एक्सिस की दिशा मान लो ना, और आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में इसको निकाल लो। आ जाओ 1 सेकेंड में सॉल्यूशन देखना बच्चों ना। अब देखो बाबू, ये अपना यही होता है, ये अपना नॉर्थ होता है, ये अपना साउथ होता है, ये अपना वेस्ट और ये अपना ईस्ट होता है ना, ये अपना ईस्ट होता है ना। अब क्या बोलता है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, क्या बोला है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। अच्छा, जिससे टच होता था उसको बाद में लिखते थे ना, हम पढ़ाए हुए हैं
30 डिग्री ईस्ट ऑफ, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना बाबू जो नहीं देखा है। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। अब इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जिस एंगल उससे टच होता है क्या बोला है, ये है 10 मीटर पर सेकेंड। 30 डिग्री ईस्ट मतलब साउथ, देखो बोला है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ ना बाबू, जिससे एंगल या टच होता है उससे बाद में लिखते हैं, जिससे नहीं होता उसको पहले लिखते हैं। हम प्लेलिस्ट में है, आप जाके वीडियोस में देख लेना, हमने बताया हुआ है पहले ना। अब बच्चों इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इस दिशा के अलोंग और इसका भी इधर के अलोंग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10 साइन 30 और इधर कितना हो जाएगा 10 कॉस 30 ना। तो कितना हो जाएगा बताओ, वेलोसिटी v वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 साइन 30 आई कैप। अब फिर कितना हो जाएगा 10 कॉस 30 माइनस जे कैप, कहें कि नीचे के दिशा में, ऊपर पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो उसके नीचे अपोजिट वाला डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस ना। तो ये कितना हो जाएगा कॉस 30 1/2 आई कैप, और ये कितना हो जाएगा -5√3/2 जे कैप। यहाँ से ये कट गया बच्चों, यहाँ से ये कट गया, मतलब 5 आई कैप -5√3 जे कैप। कितना आसान क्वेश्चन था। तो बच्चों यहाँ तक तो हो गई हमारी पूरी बात। अब लास्ट क्लासेस जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में, कल जो हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में किसी भी वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे। तब तक से के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।